नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, साथ ही साथ आज की अहम खबरें कौन कौन सी थी और इसी के साथ ही साथ मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी आपके सामने रखेंगे। अब बाजार का एक अपडेट ले तो शानदार क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिली है। निफ्टी में करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखी है और बैंक निफ्टी भी देखिए करीब 400 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी। तो निफ्टी में निचले स्तरों से अच्छी बढ़त देखी गई, करीब 800 अंकों का 200 अंकों का सुधार निफ्टी में देखने को मिला। इसके अलावा आज एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में हमने देखा काफी अच्छा रुझान था। मार्केट का और भी अपडेट देख लेते हैं और किस तरह का एक्शन रहा आज दिन भर, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, बताइए आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा? काफी मजबूत सेशन आज का रहा और मजबूती हर तरफ से आती हुई देखने को मिली है। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस और साथ ही बैंकिंग ने सबसे ज्यादा बाजार को संभालने का काम किया। रिजल्ट सीजन राउंड द कॉर्नर है, उससे ठीक पहले Q1 अपडेट्स जो कि बैंकिंग से जुड़ी कंपनियों के आते हुए नजर आए, बैंक्स के नजर आए, उनमें भी काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिले, अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले, जिसके चलते हमने बैंकिंग स्पेस में काफी मजबूती देखी। इंडेक्स के लिहाज से अगर बात करें, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बेहद अच्छी आई। आईसीआईसीआई बैंक, HUL, आईटीसी, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स ने काफी हद तक मजबूती दिखाई, जिसमें आईटीसी टॉप परफॉर्मर कहेंगे क्योंकि 3 ईयर हाई पर आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और कंपनी के हर सेगमेंट में अच्छी मजबूती, अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है, जिसका ये रिजल्ट है कि हमने आईटीसी के स्टॉक प्राइस में अच्छी मूव्स, अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड लगातार देखे हैं। इसके अलावा टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में बिकवाली रही। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आईडीएफसी फर्स्ट, गुजरात गैस, ट्रेंट, अस्ट्राल, एबीबी जैसे काउंटर्स में देखने को मिले। हालांकि बिकवाली का दबाव ऑयल इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस, पर्सिस्टेंट, साथ ही इंडिया मार्ट, इंटरमेश जैसे स्टॉक्स में नजर आया। एफएमसीजी स्पेस, निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में अच्छी मजबूती दिखी। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स में एक बजिंग ट्रेंड था क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की जो खबर आई है, इसके ठीक बाद पेपर स्पेस में काफी हद तक मजबूती देखने को मिल रही है। और साथ ही फर्टिलाइजर प्ले, क्योंकि एनएफएल में हमने देखा काफी मजबूत सेल्स के आंकड़े नजर आए और इसके ठीक बाद मानसून का भी एक बेनिफिशियरी है फर्टिलाइजर स्पेस, लगातार इसके चलते भी फोकस में है, तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली। फाइनल क्लोजिंग जब हुई, हरे निशान के साथ कंफर्टेबली ऑन पॉजिटिव नोट तमाम इंडेक्स में हमने क्लोजिंग आज की देखी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफी ज्यादा था और कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो ये तो दिन भर का बाजार का हाल और अच्छी मजबूत क्लोजिंग आज के दिन देखी गई हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में। लेकिन चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। और मैक्रो इन्वेस्टर और एडवाइजर मनीष डांगी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में निवेश के लिए 3 से 4 महीने और इंतजार करें। उनके मुताबिक क्रूड की कीमतों को बाजार पचा चुका है। जिस पे एंकर किया था अपनी मंदी को, उसमें से 3 बातें थी। एक कि एनर्जी स्केयर आएगा, जो मैं अगस्त सितंबर से बोल रहा हूं, वो तो क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो वो ऑलरेडी डबल हो चुका है। मुझे हालांकि लगता है कि शायद इन सर्दियों में क्रूड 140-150 तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मूव हो चुका है। तो मार्केट्स ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं बहुत बड़ी एनर्जी की मूव को। दूसरा अपना स्ट्रेस था कि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत टाइट होगी, बट वो ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे 10 साल का जो बॉन्ड है वो 6 से 7.50, 7.60 हो चुका है। हमारा यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड है वो 1% से 3%, 3.25% हो चुका है। तो ऑलरेडी शायद यहाँ से 25-50 बेसिस पॉइंट और ऊपर जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। तीसरी बात थी वैल्यूएशंस की, जो वो बहुत महंगी लग रही थी उस वक्त, वो काफी मॉडरेट हो चुकी है। जो आप लोगों की कमेंट्री में सुनता हूं मैं, तो वो ऑफ कोर्स आप लोग भी एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज को। तो जो एकदम रेड मैक्रो दिवाली पे लग रहा था, वो वापस से थोड़ा सा एम्बर सा है। तो अगर एक आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टर्स हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो छोटा छोटा बड़े स्टॉक्स के अंदर बाजारों में इन्वेस्ट आप करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइमिंग बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे लिए है, तो वो अभी भी, क्योंकि आपने इतना वक्त अगर बिता चुके हो, तो मेरे को लगता है कि बस 3-4 महीना मेरे साथ और वेट करो, शायद हमको क्लाइमेक्स दिखेगा और उसके बाद में एक बहुत अच्छे भाव पे हम शायद खरीद पाएंगे।
बिल्कुल, तो ये था मनीष डांगी का व्यू बाजार पर हमें बताते हुए कि बाजार में निवेश के इस वक्त मौके कहां-कहां देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए, आज एक और बड़ी खबर आई जिसके चलते हमने देखा कि एफएमसीजी शेयरों में आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी दिखी है। पाम तेल की कीमतों में 10% की गिरावट दिख रही है। कीमतों में गिरावट से कौन सी कंपनियों को फायदा होगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन, बताइए। देखिए, पाम तेल में आज काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। करीब 10% इंट्राडे में मलेशियाई पाम तेल फ्यूचर टूट गया और इंट्राडे में तो 4250 रिंगिट प्रति टन के आसपास भी भाव देखने को मिला है और महीने भर में 35% तक पाम तेल के दाम सस्ते हो चुके हैं। और सिर्फ पाम तेल ही नहीं, बाकी खाने के तेल के भी दाम गिर रहे हैं, चाहे वो सनफ्लावर हो, सोयाबीन ऑयल हो, तमाम तेल, कैनोला ऑयल हो, सब वहाँ पर भी महीने भर में 20% के आसपास की गिरावट कैनोला और सनफ्लावर ऑयल में भी आ चुकी है और उसका फ़ायदा यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियों को मिल रहा है। उनके इनपुट कॉस्ट की अगर बात करें तो एचयूएल के इनपुट कॉस्ट का में पाम तेल का हिस्सा करीब 25% है। वहीं जीसीपीएल का जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट है उसमें पाम तेल का हिस्सा करीब 20% है। इसके अलावा नेस्ले और ब्रिटानिया के भी इनपुट कॉस्ट में 10 से 15% की हिस्सेदारी रखता है। पाम तेल बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, हेयर केयर के लिए इस्तेमाल होता है, पैकेज फूड के लिए इस्तेमाल होता है, नमकीन वेपर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से पाम तेल का बड़े लेवल पे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। अगर वो सस्ता होता है तो बाकी खाने के तेल की भी दिक्कतें खत्म होगी और डेफिनेटली ये कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और इंडस्ट्री के लिहाज से भी एक खबर है कि पाम तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। और देखिए, आपके स्क्रीन पर कुछ स्टॉक्स भी चल रहे हैं, एचयूएल, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनका कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में योगदान करता है पाम तेल। और जब ये खबर आई, अच्छी तेज़ी वहाँ पर देखी गई। प्रताप स्नैक्स जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स भी देखिए, करीब 4% की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली है। चलिए बाकी बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं। और आज फोकस में एक और स्टॉक था, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, और यहाँ पर कंपनी ने पहली तिमाही के अपडेट जारी किए हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहाँ पर देखने को मिले हैं। क्या कुछ डिटेल्स था उन आंकड़ों में, ये समझ लेते हैं। और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विनी, बताइए। एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपनी Q1 FY23 की क्वार्टरली अपडेट रिपोर्ट की और वहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 2-fold ग्रोथ 95% ऑलमोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस और रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है 9,806 करोड़ उनकी क्वार्टरली अपडेट से। उसके अलावा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी है रेवेन्यू देखें तो वो भी आप 14% है। और ओवरऑल प्री कोविड लेवल से भी कंपेयर करें तो जून 19 में जो रेवेन्यूज थी उससे भी रेवेन्यू इंक्रीज होकर आ रही है, अराउंड 61% इंक्रीज हुई है रेवेन्यूज प्री कोविड लेवल से भी। स्टोर्स जो ओपनिंग है, स्टोर ओपनिंग कंपनी ने ये क्वार्टर में 10 स्टोर ओपनिंग किए हुए हैं और टोटल स्टोर काउंट जो है एंड ऑफ जून में वो है 294 स्टोर्स। और ये 10 स्टोर्स जो न्यू स्टोर्स है वो बेस्ट एवर Q1 की स्टोर ओपनिंग हो रही है डी मार्ट के लिए। उसके अलावा लास्ट 3 क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश किया है स्टोर ओपनिंग के लिए। 48 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं लास्ट 3 क्वार्टर में ही। और Q1 की अपडेट देखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन की है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया हुआ है 4,332 रुपीज़ पर शेयर। वो हाईलाइट करें कि जो एब्सोल्यूट रेवेन्यू है Q1 में वो हाईएस्ट क्वार्टरली लेवल है कंपनी की रेवेन्यू की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रेवेन्यू फ्रंट आया है डी मार्ट के लिए और मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं डी मार्ट में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अविनी ये सारी जानकारी देने के लिए। आज हमने देखा कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर में भी करीब 2 से 3% की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते और कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं। इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनियों ने बसों पर फेम के विज्ञापन लगाने पर ऐतराज जता दिया है। कंपनियों का कहना है कि इससे उन्हें रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग का नुकसान होगा। इस खबर पर और डिटेल जानते हैं दानिश आनंद से। दानिश, बताइए। देखिए, इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार की रीसेंट ऑर्डर पर आवाज उठाई है। इटना स्वदेश को अपने सूत्रों से पता लगा है कि सरकार ने 2022 के फरवरी में एक ऑर्डर निकाला था DHI ने, जिसके मुताबिक जितने भी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटर्स हैं उनको अपनी बस की फ्रंट की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका लोगो लगाना था। इसी पर इंडस्ट्री के सोर्सेज ने बताया है कि इसका एक लॉन्ग टर्म एक रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा अब पूरी इंडस्ट्री को और इसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट
से वो सामने आएगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री दोनों ही लोगोस को लगाने लग जाती है तो उनको एडवर्टाइजमेंट का स्पेस प्रॉपर नहीं मिलेगा और इसी के चलते 12 साल की पीरियड में एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। और ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों ने ये भी बताया है कि इंडस्ट्री का जो एक डर है लोगों को लगाने का नहीं है, लेकिन जो लोगों के पोजीशन और साइज है वो एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। फेम 2 स्कीम के तहत सरकार ने लगभग 3500 करोड़ रुपए एक साइड पे रखे हुए हैं, जिसके थ्रू सरकार पूरे देश में लगभग 7000 इलेक्ट्रिक बसेस को फाइनेंस करना चाहती है। बिल्कुल, तो फेम के विज्ञापन लगाने पर यहाँ पर कंपनियों ने ऐतराज जताया है और देखना होगा कि इस पर और आगे क्या अपडेट निकल आता है, सरकार इस पर किस तरह का फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश ये जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए एक और रिसर्च आपके सामने रखते हैं और जून में हमने देखा कि एनालिस्ट ने सेक्टर और शेयरों के लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं। इस पर पूरी जानकारी लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में है आपके पूरे स्टॉक्स और यहाँ पे हमने एटलीस्ट 10 एनालिस्ट को ट्रैक करने वाले स्टॉक्स पूरे भारत के स्टॉक्स यूनिवर्स में लिए हैं और जून के महीने में इनके टारगेट प्राइस चेंजेस हुए हैं। तो सबसे अहम बात है कि डाउनग्रेड्स की जो आंकड़े बहुत बड़े आए हैं, 55% ऑफ टोटल जो स्टॉक्स है वो डाउनग्रेड में देखने मिल रहे हैं, अपग्रेड में मात्र 28% देखने को मिले हैं। अब सेक्टर्स की भी बात कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे जो सिर्फ एनर्जी और रियल एस्टेट यही दो सेक्टर्स है जहाँ पे एक आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव अपग्रेड जो है देखने मिला है। लेकिन जो आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में जो नेगेटिविटी है, आपके जो डाउनग्रेड्स देखने मिल रही है हर सेक्टर्स में देखने मिल रही है। लेकिन याद रखिए फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स ये दो सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड देखने मिले, ऑलमोस्ट 1.8 to 2.4% तक। अब तो बात हुई सेक्टर्स की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टॉक्स। इन स्टॉक्स में अपग्रेड्स में कहाँ हुई है, तो ये जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा नज़ारा टेक का। यहाँ पे लगभग 9% का जो है अपग्रेड देखने मिला। अब याद रखिए रेगुलेशंस चेंज हो रही है गेमिंग में, उसके कारण बहुत पॉजिटिव जो है मूवमेंट मिल सकता है, ब्रोकरेज कह रहे हैं। फाइन ऑर्गेनिक और आरती इंडस्ट्रीज़ ये दो स्टॉक्स के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है इनमें जो है थोड़ी सी जो है रिडक्शन देखने मिली, उसके कारण मार्जिन्स इंप्रूव करेंगे। इसके अलावा जो है अशोक बिल्डकॉन जो है जो आखिरी स्टॉक है, यहाँ पे भी जो है NHAI की टेंडरिंग और कैपेक्स में जो है पिकअप के कारण जो है इस स्टॉक में जो तेज़ी देखने मिल सकती है। अब बात करेंगे डाउनग्रेड्स की जो जून के महीने में आए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको 3 अहम स्टॉक्स है। आपके NMDC ले लीजिए, टाटा स्टील ले लीजिए, ये जो स्टॉक्स है इनमें जो है प्रेशर आपको ज़रूर देखने मिल रहा है, क्योंकि बेस मेटल प्राइसेस में भी जो है करेक्शन हुई है। लगभग 20 से लेकर 30% तक इस साल में करेक्शन देखने मिल रहा है। इंडिया सीमेंट्स में जो है सीमेंट का जो डिमांड जो है अभी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है और जो सीमेंट कंपनियां हैं वो प्राइस हाइक्स नहीं कर पा रही, तो उसके कारण भी आप देख सकते हैं 10% का डाउन देखने में। और आखिरी स्टॉक के बारे में बात करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। यहाँ पे भी देख सकते हैं AMC कंपनियों में जो है एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर आ गई है, उसके कारण यील्ड्स प्रेशर देखने मिल रहा है और आखिर में उनकी मार्केट शेयर भी पिछले 4 साल में 8 से लेकर 6% हो गई इक्विटी स्कीम्स में। तो ये सारे जो शेयर्स हैं हमारे टारगेट में रहेंगे आज। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब एक और खबर का रुख करते हैं और ट्रैक्टर बिक्री के रुझान, नए प्लांट और आगे के आउटलुक पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने बात की M&M के फार्म इक्विपमेंट डिवीजन के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का से। आइए सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। मानसून जो है इस समय पूरे देश में आगे बढ़ चुका है, अपनी पकड़ जमा चुका है, तो इसके लिए ये खेती के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है। हमने अपना पिछला प्लांट जो था वो तेलंगाना स्टेट में जहीराबाद जगह में क्षेत्र में करीब 10 साल पहले लगाया था और उसके बाद हम अपना नया प्लांट इस समय पंजाब के मोहाली के पास एक नया प्लांट स्वराज ब्रांड के अंडर हम लोग लगा रहे हैं। काम काफी तेजी से चल रहा है और हम लोग 400 करोड़ रुपया इस नए प्लांट के ऊपर स्पेंड करने जा रहे हैं। सो क्लियरली जैसे कि आपने बोला कि इस समय रूरल सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। मॉनसून जैसा कि IMD ने अप्रैल में बोला था कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, वो जून के पहले 2 सप्ताह कुछ स्लो था, जिसकी वजह से खरीफ की जो बुआई थी वो धीमी गति से चली। लेकिन पिछले 7 से 8 दिन में हम देख रहे हैं कि मॉनसून की जो प्रोग्रेस है उसकी प्रगति काफी हुई है। इस समय पूरे देश में मॉनसून समय से पहले आ गया है और अगर ये मॉनसून इसी तरह से प्रोग्रेस करता रहा और इसकी टाइमलीनेस जो होती है कि कितने टाइम में वो आ रहा है और कितना उसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, अगर वो भी आगे जाके कुछ हफ्तों में अच्छा रहा तो अजय मुझे कोई भी इस बारे में शक नहीं होगा कि जो खरीफ की उपज है वो भी देश में बहुत बम्पर होने वाली है। जी हाँ, आपका ब्रांड का नाम है स्वराज और हमारे चैनल का नाम है स्वदेश, एकदम मेल खाता हुआ लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है ये जान के।
एक बात अजय, बताइए, हमारे देखा तीन कि ब्रांड है। पहला की महिंद्रा ब्रांड है जो कि हमारा लीड ब्रांड है, उसके बाद स्वराज, वो भी बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड है, और तीसरा ब्रांड हमारा है ट्रैक्स्टार, जो कि हम बड़ौदा में बनाते हैं। जी हेमंत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पुराने ज़माने में बात ये देखी जाती थी कि 5-10 फार्मर जो है वो एक ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। एक बड़े थोड़े एफ्लुएंट फार्मर जिनकी स्थिति अच्छी है वो एक ट्रैक्टर लेते थे और बाकी सब शेयर करते थे या एक तरह से भाड़े पे भी लेते थे। लेकिन कुछ सालों में हमने देखा ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है रूरल इंडिया में, और अब ट्रैक्टर ओनरशिप के ट्रेंड्स बहुत इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी अगर आप प्रकाश डालें और ये भी बताएं कि एग्री इकोनॉमी में ट्रैक्टर का इस्तेमाल सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं होता और भी बहुत सारे कामों में होता है, तो वो कैसे बढ़ा रहे हैं ट्रैक्टर ओनरशिप के ट्रेंड्स को? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये मैं आपके दर्शकों के साथ थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगा। क्योंकि जैसा कि आपने सही बोला कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल किसान के लिए सिर्फ खेती करने के लिए नहीं है। ट्रैक्टर एक किसान के घर में एक उसके बेटे की तरह है, और जब भी किसान के पास कुछ भी रुपया आता है, कुछ भी उसकी कमाई होती है, तो उसका पहला एम होता है कि मैं जाके एक ट्रैक्टर खरीदूं। वो ट्रैक्टर किसी भी एचपी रेटिंग का हो सकता है। आपको मालूम हुआ कि महिंद्रा में हम 20 एचपी से लेके 100 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर बनाते हैं। तो जितना किसान का उसकी समृद्धि होती है, जितनी उसकी यूसेज होती है, उस हिसाब से वो अपना ट्रैक्टर खरीदता है। लेकिन किसान की लाइफ में, किसान के जीवन में ट्रैक्टर का जो मान्य है वो बहुत ही ऊपर माने जाते हैं। ट्रैक्टर वो खेती के लिए यूज करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह, जिसको कि हम कमर्शियल एप्लीकेशन कहते हैं, उसके लिए यूज करता है। खासकर ट्रैक्टर उसको रेंटल इनकम भी देता है। तो जैसा कि आपने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रैक्टर 5 से 10 किसान मिलके यूज करते हैं, तो वो यूसेज भी बहुत यूज होता है जो विलेजेस में है। तो इसकी वजह से उसके 3 तरह की आमदन बढ़ती है। एक तो उसके खेती में ट्रैक्टर काम करता है, दूसरा उसके साथ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसान उसको यूज करता है, और तीसरा जब उसका काम नहीं चल रहा होता तो उसके मित्रों को, उसके बाकी गांव वालों को वो किराए पे देता है, भाड़े पे देता है, जिससे उसकी फिर कमाई होती है। सो ट्रैक्टर एक किसान की लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट माना जाता है। एक आखिरी सवाल मैं क्विकली आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि आपको जब नया प्लांट लगा रहे हैं, आप अब ट्रेंड्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट 3 से 4 साल क्या ट्रैक्टर साइकिल में इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? क्योंकि कंपनी नया प्लांट इतना बड़ा कैपेक्स छोटे अवधि के लिए तो करती नहीं है। क्या ये साइकिल इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है? अजय, हम लोग पिछले करीब 30 साल का डेटा मॉनिटर करते हैं उन्हें रनिंग बेसिस, उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। और हमने देखा कि ट्रैक्टर जो है वो बीच में साइक्लिक इंडस्ट्री हो जाती है। कई बार 1-2 साल के लिए व्यवसाय नीचे आ जाता है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि अगर आप 30 साल 3 दशकों का डेटा देखें तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री 7% के करीब हर साल ग्रो करती है। ऑन ए क्यूमुलेटिव बेसिस 7% ग्रो करती है। तो इसका मतलब हमें अधिक से अधिक कैपेसिटी की जरूरत है। और अभी भी अगर आप देखें पूरे देश में, तो ट्रैक्टर्स का जो पेनिट्रेशन है किसान के लिए, वो अभी भी भारतवर्ष में बहुत कम है। जबकि अगर आप चाइना में देखें, यूएस में देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, तो अभी भी वहां पे पर कैपिटा ट्रैक्टर यूसेज जो है वो हमसे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब देश में, जो कि हमारा देश एक एग्री डिपेंडेंट देश है, उसमें ट्रैक्टर की बिक्री की जो है अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। तो जब हम देखते हैं कि 7% के हिसाब से ये CAGR ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली हमको भी एज ए लीड प्लेयर, क्योंकि मालूम है कि 40% से अधिक मार्केट शेयर महिंद्रा और स्वराज ब्रांड का है, तो उसके साथ हम लोगों को अब तैयार रहना पड़ेगा कि अगर किसी भी तरह की डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है तो हम महिंद्रा में उसको सर्विस कर सके। तो ये जो ट्रैक्टर प्लांट है ये हमारा इस साल के एंड तक चालू हो जाएगा, और ये जो एडिशनल कैपेसिटी है हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से इसको यूज कर पाएंगे।